मूवी के शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसके बाद आइवन नाम का एक गोरिल्ला बताता है, मैं एक सर्कस में काम करता हूँ। मेरा काम क्या है? लोगों को अपना गुस्सा दिखाकर उनका एंटरटेनमेंट करना। सच कहूँ तो मुझे गुस्सा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यही मेरा काम है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ता है। हम बिग टॉप नाम के एक मॉल में एक छोटा सा टेंट लगाकर अपना सर्कस परफॉर्म करते हैं। मेरे मास्टर का नाम मैक है। मैक बहुत ही अच्छा इंसान है और इस सर्कस में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं। इनका नाम हेनरिएटा है। हेनरिएटा बेसबॉल खेलने में बहुत फेमस है और ये फ्रैंकी है। ये बॉल के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से खेलता है। इसके बाद इसका नाम मर्फी है। मर्फी को फायर इंजन ट्रक के ऊपर परफॉर्म करके बच्चों का एंटरटेनमेंट करना बहुत पसंद है। इसके बाद ये स्टेला है, जो एक एलिफेंट है। स्टेला की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और ये मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैक ने एक डॉग भी पाल रखा है जिसका नाम स्नीकर्स है। ये एक फीमेल डॉग है। इसके बाद हमें आइवन का एक और क्लोज फ्रेंड दिखाया जाता है जो एक स्ट्रीट डॉग है। इसका कोई नाम नहीं है। इसके बाद आइवन स्टेज पर आता है और अपना गुस्सा दिखाकर सभी लोगों का खूब एंटरटेनमेंट करता है। इसी सर्कस में जूलिया नाम की एक छोटी लड़की भी अक्सर आती रहती है, क्योंकि उसके पिता जॉर्ज भी इसी सर्कस में काम करते हैं। जूलिया हमेशा अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स आइवन को दिखाती रहती है। एक दिन जब जूलिया के पिता जॉर्ज और मैक आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि जूलिया की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैक जूलिया को थोड़े पैसे देकर कहता है कि नए ड्राइंग पेंसिल्स खरीद लेना। ये सुनकर जूलिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अब सर्कस में पहले की तरह लोग नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से बहुत कम पैसे कलेक्ट हो रहे होते हैं। फिर भी चाहे जितने कम पैसे आएं, मैक सर्कस में रहने वाले सभी एनिमल्स का अच्छी तरह ख्याल रखता है और बड़ी मुश्किल से सब कुछ मैनेज करता रहता है। उस रात जब आइवन सोने की तैयारी कर रहा होता है, तब हमें दिखाया जाता है कि उस स्ट्रीट डॉग को आइवन के पेट पर सोना बहुत पसंद है। इसी दौरान आइवन और स्टेला आपस में बात कर रहे होते हैं। स्टेला कहती है कि पहले हमारे सर्कस में बहुत सारे लोग आया करते थे, लेकिन अब बहुत कम लोग आते हैं। यही हमें पता चलता है कि आइवन और स्टेला बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आइवन बचपन से ही स्टेला के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ है। यहाँ आप एक बात जरूर याद रखिए, मूवी में मौजूद इंसानों को एनिमल्स की भाषा समझ नहीं आती, सिर्फ हमें यानी मूवी देखने वालों को ही इनकी भाषा समझ आती है। अगले दिन सारी तैयारियां करने के बाद मैक आइवान के पास आकर पूछता है, क्या तुम परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो? इसी जगह हमें थेल्मा नाम का एक पैरट भी दिखाया जाता है। इसके बाद हर दिन की तरह आइवान अपनी परफॉर्मेंस पूरी करके वापस अपने सेल के अंदर आ जाता है। तभी जूलिया उसके पास आकर कहती है, मैं नए ड्राइंग पेंसिल्स खरीद लाई हूँ। मेरे पास जो पुराने ड्राइंग पेंसिल्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इन्हें यूज कर सकते हो। इतना कहकर वो उसे ड्राइंग पेंसिल्स और कुछ पेपर्स देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आइवन और स्ट्रीट डॉग आपस में बात करने लगते हैं कि इन ड्राइंग पेंसिल्स का क्या किया जा सकता है। उसी समय मैक सेल के अंदर मौजूद स्ट्रीट डॉग को देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी को बुलाकर कहता है, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो सबसे पहले इस डॉग को यहाँ से भगा दो। सिक्योरिटी गार्ड भी उस डॉग को भगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइवन को अपने सामने खड़ा देखकर वो डर जाता है और वापस लौट जाता है। इसके बाद आइवान ड्राइंग पेंसिल्स उठाकर अपने सामने मौजूद एक बीटल को देखकर उसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ स्ट्रीट डॉग आ जाता है। वो ड्राइंग देखकर कहता है, तुम मेरी फेस की ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहे हो ना? आइवान कहता है, नहीं। तब स्ट्रीट डॉग गेस करना शुरू कर देता है, तो फिर तुम हॉर्स की ड्राइंग बना रहे हो या काऊ की या पॉपकॉर्न की? वो ऐसे ही एक के बाद एक बहुत सी बातें कहता रहता है। ये सब सुनकर आइवान बहुत डिसअपॉइंटेड होकर कहता है, ये एक बीटल है। ये सुनकर स्ट्रीट डॉग भी कहता है, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं कभी भी इसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद अगले दिन जब मैक सर्कस में आता है तो वो देखता है कि मॉल में शॉप चलाने वाला एक आदमी अपनी शॉप खाली करके जा रहा होता है, क्योंकि वो कहता है, आजकल इस मॉल में लोग ही नहीं आते, इसलिए मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा। ये सुनकर मैक उससे कहता है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसके बाद हमेशा की तरह सर्कस का शो शुरू हो जाता है। जब आइवन और स्ट्रीट डॉग अपने सेल के अंदर होते हैं, तभी जूलिया स्ट्रीट डॉग की ड्राइंग बनाकर उससे कहती है, मैंने तुम्हारा नाम बॉब रखा है। इसके बाद जब जूलिया वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी नजर आइवन की बनाई हुई ड्राइंग पर पड़ती है। वो अपने पिता को दिखाकर कहती है, पापा देखिए, आइवन ने एक बीटल की ड्राइंग बनाई है। ये सुनकर आइवन इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी खुशी शब्दों में भी बयान नहीं कर पाता। वो बॉब से कहता है, जूलिया ने मेरी बनाई हुई ड्राइंग पहचान ली। ये सुनकर बॉब भी बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है, जिसे मैं नहीं पहचान पाया उसे जूलिया ने पहचान लिया। इसके बाद अगले दिन मैक और स्नीकर्स बहुत खुश होकर बाहर जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर बॉब भी मैक के कैबिन में चला जाता है। वहाँ वो स्नीकर्स के लिए रखा हुआ फूड खाने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर स्नीकर्स के बेड पर पड़ती है। उसे वो बेड बहुत पसंद आ जाता है। फिर वो सोचता है कि अब फूड खा लेता हूँ। उसी समय वहाँ स्नीकर्स आ जाती है, लेकिन वो बॉब को फूड खाने से नहीं रोकती, बल्कि आराम से खाने देती है। जब बॉब खाना खाकर जाने लगता है, तब स्नीकर्स उससे कहती है, आज सर्कस शो नहीं होगा। बॉब पूछता है, क्यों? स्नीकर्स कहती है, क्योंकि आज हमारे सर्कस में एक नया एनिमल आने वाला है।
है। ये सुनकर बॉब बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत सर्कस में मौजूद हर एनिमल को ये खबर बता देता है, जिसके बाद सभी बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं कि आज हमारे सर्कस में कौन सा नया एनिमल आने वाला है। इसके बाद जैसे ही उस एनिमल को लेकर ट्रक आता है, मैक उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनिमल उसे धक्का मार देता है। तब स्टेला को उस एनिमल को बाहर लाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही स्टेला ट्रक के पास पहुंचती है, ट्रक के अंदर से एक छोटी सी सूंड बाहर आती है। तभी हमें पता चलता है कि सर्कस में एक बेबी एलिफेंट लाया गया है, क्योंकि बेबी एनिमल सभी को बहुत पसंद आते हैं। तब मैक कहता है इस बेबी एलिफेंट का नाम रूबी है। जैसे ही हम शो शुरू करेंगे, सभी लोग रूबी को देखने आ जाएंगे। फिर हमारे सर्कस की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ रूबी ही होगी। ये सुनकर आइवन को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इतने दिनों से सर्कस की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही था। उस रात जब आइवन और बॉब सो रहे होते हैं, तभी रूबी उनके पास आकर उनसे बात करने की कोशिश करती है। वो आइवन से पूछती है, क्या तुम मंकी हो और इस डॉल का नाम क्या है? आइवन कहता है इसका नाम नॉट टैग है। फिर वो रूबी को सोने के लिए भेज देता है। अगले दिन जब आइवन अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, तभी मैक उसकी परफॉर्मेंस बीच में ही रोककर स्टेला के साथ रूबी को स्टेज पर बुला लेता है। रूबी को देखकर सर्कस में आए हुए सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर आइवन को फिर से बहुत बुरा लगता है। उस रात जब आइवन और बॉब सो रहे होते हैं, तब रूबी फिर से उनसे बात करने के लिए आ जाती है। इसी बीच बिलबोर्ड पर आइवन के साथ रूबी का एक पोस्टर भी लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से पहले की तरह सर्कस में फिर से बहुत सारे लोग आने लगते हैं। लेकिन वो सिर्फ रूबी को देखने के लिए आते हैं। यानी मैक का प्लान काम कर जाता है। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और बेबी एलिफेंट को देखने के लिए लोग आने लगे। लेकिन इन सब के बीच आइवन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो बहुत उदास रहने लगता है। उसी दौरान जब जूलिया रूबी से बात करने के लिए आती है, तब वो देखती है कि स्टेला अपना पैर अजीब तरह से ऊपर उठाकर खड़ी है। ये देखकर मैक भी आकर उसे चेक करता है, लेकिन बाहर से उसे किसी भी तरह की इंजरी का कोई निशान नहीं मिलता। तब वो कहता है लगता है पैर के अंदर कहीं इन्फेक्शन हो गया है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसके बाद रात में जब सभी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब स्टेला रूबी को सुलाने के लिए एक स्टोरी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है जब मैं छोटी थी तब मैं पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गई थी। तभी एक छोटी लड़की ने मुझे देख लिया। उसने अपने गांव के सभी लोगों को बुलाया और सबने मिलकर मुझे वहां से बाहर निकाला। लेकिन रूबी को इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब स्टेला उससे कहती है सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान तो तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगी। इसके साथ ही वो एक और बात भी कहती है, लेकिन हमारी असली जगह ये नहीं है, हमारा घर जंगल है। अगले दिन मैक देखता है कि स्टेला का पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो कहता है कि आज रूबी को अकेले ही परफॉर्मेंस करनी होगी। फिर वो रूबी को बुलाने के लिए स्टेज पर आकर सारी तैयारियां करने लगता है, लेकिन रूबी अभी भी तैयार नहीं होती। वो बहुत डरी हुई होती है। तब आइवन उसके पास आकर उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है तुम बिल्कुल मत डरना, यहाँ के सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तुम आराम से जाओ। ये सुनकर रूबी धीरे धीरे स्टेज पर आ जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और रूबी की परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से स्टेला भी बहुत खुश हो जाती है। उस रात स्टेला की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो सो जाती है। तब आइवन रूबी को अपने पास बुलाकर कहता है मैं तुम्हारे लिए कैरेट की ड्राइंग बनाता हूँ। फिर वो कैरेट की ड्राइंग बनाकर उसे देता है। वो ड्राइंग रूबी को भी बहुत पसंद आती है। इसके बाद आइवन उससे पूछता है क्या तुम्हें स्टोरी सुनना पसंद है? रूबी हाँ कहती है। तब आइवन अपनी खुद की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है जब मैं छोटा था तब मैक ने मुझे अडॉप्ट किया था। मैक, उसकी वाइफ और मैं, हम तीनों एक ही बेड पर सोते थे। हम जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे और बहुत खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मेरी शरारतें भी बढ़ने लगी। मैं घर का सामान तोड़ने लगा। ये सब मैक की वाइफ से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उसके बाद मैक अकेला रह गया और मुझे भी इस सर्कस में ले आया। तब से लेकर आज तक मैं यहीं रह रहा हूँ। आइवन की स्टोरी सुनते सुनते रूबी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी स्टेला आइवन को अपने पास बुलाकर कहती है तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम रूबी का अच्छी तरह ख्याल रखोगे और उसे किसी सेफ जगह तक जरूर पहुँचाओगे, क्योंकि ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी ये बात जरूर पूरी करोगे, क्योंकि अब मेरा समय आ गया है। ये सुनकर आइवन बहुत दुखी हो जाता है और स्टेला से प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्टेला इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इससे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। सर्कस में रहने वाले किसी भी एनिमल को चैन नहीं मिलता। इसी दुख में मैक भी रूबी के पास आकर उसे दिलासा देता है और फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है। उस रात जब सभी सो रहे होते हैं, तब बॉब आइवन के पास आकर कहता है तुम्हें स्टेला से किया हुआ प्रॉमिस याद है ना? तुमने उससे कहा था कि रूबी को किसी सेफ जगह तक पहुँचाओगे और रूबी के लिए सेफ जगह सिर्फ जंगल ही है। तुम्हें उसे जंगल तक पहुँचाना होगा। लेकिन आइवन इसी बात को लेकर बहुत सोचने लगता है। वो कहता है अगर हम रूबी को लेकर यहाँ से चले गए तो मैक का क्या होगा? उसने पूरी जिंदगी हमारी देखभाल करने में ही बिता दी है। इसी बारे में सोचते सोचते दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बॉब
आइवन को उठाकर कहता है, चलो आकर देखो। जब आइवन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मैक रूबी को ट्रेनिंग देना शुरू कर चुका है, क्योंकि वो उसे भी स्टेला की तरह तैयार करना चाहता है। शुरुआत में तो वो आराम से ट्रेनिंग देता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है वो रूबी को बहुत सख्ती से ट्रेनिंग देने लगता है। रूबी की हालत ऐसी हो जाती है कि उससे एक कदम भी ठीक से नहीं उठाया जाता। ये सब जूलिया और आइवन भी देख रहे होते हैं, लेकिन मैक को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वो सिर्फ यही सोच रहा होता है, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, मुझे रूबी को ट्रेनिंग देकर बहुत सारे पैसे कमाने हैं। जॉर्ज भी उसे समझाता है, रूबी बहुत थक गई है, उसे छोड़ दो, लेकिन मैक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। ये सब देखकर आइवन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी समय मैक रूबी पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा होता है। तभी रूबी उसके चेहरे पर जोर से छींक देती है। उसकी छींक इतनी तेज होती है कि मैक के सिर पर लगी विग भी उड़ जाती है। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आइवन अपने सेल के अंदर बैठकर पेपर्स पर ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। फिर वो एक ड्राइंग बॉब को दिखाकर कहता है, बताओ ये क्या है। बॉब इस बार भी पहले की तरह कुछ न कुछ गेस करता रहता है। तब आइवन कहता है, ये कोई और चीज नहीं बल्कि की है। मैं ये ड्राइंग जूलिया को दूंगा, फिर जूलिया सिक्योरिटी गार्ड से की लेकर मेरे पास ले आएगी। उस की से हम रूबी के सेल का लॉक खोलेंगे और रूबी को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। तब बॉब पूछता है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आइवन कहता है, हमारे मॉल के सामने एक हाईवे है, अगर हाईवे पार कर लें तो वहाँ एक जंगल है, हम वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। उसी समय रूबी भी वहाँ आकर कहती है, आइवन मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज कोई स्टोरी सुनाओ। आइवन कहता है, ठीक है। फिर वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है। एक जगह एक सर्कस था। उस सर्कस में एक प्यारा सा बेबी एलिफेंट रहता था, लेकिन उस बेबी एलिफेंट को सर्कस में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा जंगल में आजादी से रहने की थी। तब रूबी पूछती है, तो क्या उस बेबी एलिफेंट को आजादी मिली? क्या वो जंगल तक पहुंच गया? आइवन मुस्कुराकर कहता है, हाँ वो जरूर जंगल पहुंच गया, क्योंकि उस बेबी एलिफेंट का एक गोरिल्ला फ्रेंड था। असल में यहाँ आइवन रूबी को भरोसा दिला रहा होता है कि वो उसे जरूर जंगल लेकर जाएगा। अगले दिन जैसे ही जूलिया सर्कस के अंदर आती है, आइवन उसे की ड्राइंग दिखाता है। जूलिया उसे देखकर उसका मतलब समझने ही वाली होती है कि तभी मैक वहाँ आ जाता है। वो आइवन की ड्राइंग देखकर हैरान रह जाता है। उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ जाता है। वो सोचता है, आइवन की ड्राइंग की टैलेंट का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मैं इस बात को न्यूज तक भी पहुँचाऊंगा। इसके बाद आइवन की ड्राइंग की खबर न्यूज में भी आ जाती है, यानी अब आइवन एक तरह से बहुत फेमस हो चुका होता है। इसी वजह से सर्कस में बहुत सारे लोग सिर्फ आइवन की ड्राइंग देखने के लिए आने लगते हैं। फिर मैक स्टेज पर आकर बड़े जोश के साथ कहता है, मेरा फ्रेंड आइवन अपनी ड्राइंग से आप सभी को हैरान कर देगा। लेकिन जैसे ही वो आइवन से लोगों के सामने ड्राइंग बनवाने की कोशिश करता है, आइवन का बिल्कुल भी मन नहीं होता। वो ड्राइंग बनाने से साफ मना कर देता है। इसकी वजह से मैक का पूरा प्लान फेल हो जाता है और शो भी फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद मैक बहुत निराश होकर आइवन के पास आता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारे पास बहुत सारे पैसे कमाने का आखिरी मौका था। रूबी के सहारे हम ज्यादा दिनों तक पैसे नहीं कमा पाएंगे। उसी समय मैक आइवन के सेल के अंदर मौजूद बॉब को देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी से कहता है, कल जब तक मैं वापस आऊं, अगर ये डॉग अभी भी सेल के अंदर दिखा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब आइवान एक प्लान बनाता है और बॉब से कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उधर सिक्योरिटी बॉब को पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहा होता है। तभी बॉब पीछे से आकर उसे काट लेता है और उसे अपने पीछे दौड़ाने लगता है। जब सिक्योरिटी सेल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि आइवन ऊपर आराम से लेटा हुआ है, इसलिए वो की लाकर सेल का लॉक खोल देता है और बॉब को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी आइवन वहां आ जाता है। आइवन उसे डरा कर बेहोश कर देता है, फिर सेल का लॉक बंद कर देता है। इसके बाद वो रूबी को आजाद करने के लिए जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि सिर्फ रूबी नहीं बल्कि सभी एनिमल्स को आजाद करना चाहिए, इसलिए वो सभी एनिमल्स को बाहर निकालने लगता है। तभी बॉब स्नीकर्स से भी कहता है, तुम भी हमारे साथ चलो, हम जंगल जा रहे हैं। लेकिन स्नीकर्स मना कर देती है। वो कहती है, मैं जंगल में थोड़ी देर भी नहीं रह पाऊंगी, इसलिए बाकी सभी एनिमल्स बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन आइवन देखता है कि बाहर जाने वाला डोर लॉक्ड है। तभी बॉब उसे याद दिलाता है, तुम्हें अपनी ताकत याद है ना? ये सुनकर आइवन जोर से डोर तोड़ देता है और सभी एनिमल्स को बाहर ले आता है। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि मॉल के सामने हाईवे है और उसे पार करते ही जंगल दिखाई देता है। पहली बार आजादी मिलने की खुशी में सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर सिक्योरिटी मैक को कॉल करके कहता है, आइवन ने मुझे लॉक कर दिया है और सर्कस का एक भी एनिमल यहाँ नहीं है। इधर सभी एनिमल्स यही सोचकर बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें आजादी मिल गई है। फिर सभी बड़े एक्साइटमेंट के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मर्फी का ट्रक फंस जाता है। उसी समय एक कार भी उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है। ऐसा लगता है कि अब मर्फी की जान चली जाएगी, लेकिन तभी आइवन उसे बचा लेता है। हालांकि मर्फी का ट्रक पूरी तरह टूट जाता है। ट्रक टूट जाने के बाद भी सभी खुश होते हैं क्योंकि मर्फी की जान बच
गई होती है। इसी खुशी में सभी अपने आजाद जीवन की शुरुआत करने के लिए जंगल के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। उधर मैक जब सर्कस पहुंचता है तो देखता है कि आइवन ने सिक्योरिटी को बंद करके सभी एनिमल्स को आजाद कर दिया है। फिर वो बाहर आकर समझ जाता है कि सभी एनिमल्स सामने वाले जंगल की तरफ गए हैं। इधर जंगल में पहुंचकर सभी एनिमल्स इतने खुश होते हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद सभी अचानक बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ जंगल खत्म हो जाता है। असल में हाईवे के उस पार सिर्फ एक छोटा सा जंगल था। ये देखकर आइवन भी सोचने लगता है ये क्या हो गया। उसी समय उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो उसे डराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैक है। आइवन का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो मैक से बात करे। तभी मैक समझ जाता है कि सभी एनिमल्स यहीं हैं। फिर वो आइवन से कहता है ये जगह तुम सबके लिए सेफ नहीं है, स्पेशली रूबी यहाँ बहुत डेंजर में है। चलो हम सब वापस सर्कस चलते हैं। अब आइवन के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता। अगले दिन जब जॉर्ज सर्कस में आता है तब उसे यहाँ हुई सारी बातें पता चल जाती हैं। उसे ये भी पता चलता है कि सभी एनिमल्स जंगल जाना चाहते हैं। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। उस रात रूबी फिर से आइवन के पास आकर कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज एक और स्टोरी सुनाओ। आइवन कहता है ठीक है। फिर वो अपनी ही एक और स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है मैक के पास आने से पहले मैं जंगल में रहता था। मैं कीचड़ की मदद से पत्थरों पर पेंटिंग बनाया करता था और मैं अपनी गोरिल्ला फैमिली के साथ रहता था। हर दिन मेरे पिता मुझे सिखाते थे कि एक गोरिल्ला को कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन मुझसे वो सब नहीं हो पाता था। फिर भी मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अपनी छोटी बहन टैग के साथ खेलना बहुत पसंद था। इसी वजह से मैंने इस डॉल का नाम नॉट टैग रखा है, क्योंकि ये मुझे सिर्फ अपनी बहन की याद दिलाती है। ये कभी भी मेरी बहन की जगह नहीं ले सकती। एक दिन जब मैं पेंटिंग बना रहा था तभी मेरे पिता को इंसानों के आने की आवाज सुनाई दी। वो मुझे लेकर बाकी सभी गोरिल्लास के साथ भागने लगे। फिर उन्होंने मुझे एक पेड़ पर बैठा दिया और खुद इंसानों को डराने के लिए चले गए, लेकिन इंसानों ने मेरे पिता को मार दिया। उसके बाद मुझे अपनी फैमिली फिर कभी नहीं मिली। ये सुनकर बॉब को फिर से बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है इसी वजह से मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। आइवन की ये स्टोरी सुनकर वहाँ मौजूद सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह सर्कस का एक सामान्य दिन शुरू होता है, लेकिन सभी एनिमल्स बहुत उदास होते हैं। उधर मैक फिर से रूबी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। आइवान अपने सेल के अंदर बैठा ये सब बहुत दुख के साथ देख रहा होता है। तभी जूलिया वहाँ आकर कहती है मेरी आंट ने तुम्हारे लिए ये पेंट बॉक्सेस भेजे हैं। इसके बाद वो कहती है अब मुझे पता चल गया है कि तुम सभी एनिमल्स मिलकर जंगल जाना चाहते हो। अगर मैं किसी तरह तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी। इसके साथ ही वो अपनी बनाई हुई ड्राइंग भी आइवन को दिखाती है। उस रात जब आइवन पानी की तरफ देख रहा होता है तब उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब वो कीचड़ से पेंटिंग बनाया करता था। फिर उसकी नजर जूलिया के लाए हुए पेंट बॉक्सेस पर पड़ती है। उन्हें देखकर आइवन को सर्कस से जंगल जाने का एक आखिरी रास्ता मिल जाता है, इसलिए वो स्टेज पर आकर वहाँ लगे ग्लास पर पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। उधर मैक भी सर्कस की तरफ आ रहा होता है। आइवन लगातार पेंटिंग बनाता रहता है, लेकिन वो क्या पेंटिंग बना रहा है ये हमें नहीं दिखाया जाता। इसी बीच बहुत सारे लोग भी आइवन की पेंटिंग देखने के लिए सर्कस में पहुंच जाते हैं। उसी समय वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर आकर मैक से पूछता है कल रात आपके सर्कस से एनिमल्स के भाग जाने की न्यूज आई थी, क्या ये सच है? लेकिन मैक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो कहता है आप तक किसी ने झूठी न्यूज पहुंचाई है। उन सब बातों को छोड़िए और मेरा शो शुरू होने वाला है, पहले वो देखिए। वो बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो जॉर्ज और जूलिया के पास आकर कहता है न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए हैं, कल एनिमल्स के भागने वाली बात किसी भी हालत में उन्हें मत बताना। इसके बाद सर्कस शो शुरू हो जाता है। सभी एनिमल्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस करना शुरू कर देते हैं। तभी रूबी बॉब से कहती है आइवन ठीक नहीं लग रहा है, जाकर उसे देखो। बॉब उसे देखने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आइवन की बनाई हुई पेंटिंग देखता है वो हैरान होकर वहीं खड़ा रह जाता है। इधर सर्कस में रूबी की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। अब आखिर में सिर्फ आइवन की परफॉर्मेंस बाकी होती है, इसलिए आइवन वाले स्टेज का पर्दा खोला जाता है और जूलिया उस तरफ लाइट ऑन करती है। वहाँ आइवन की बनाई हुई पेंटिंग देखकर हर कोई बिल्कुल शांत हो जाता है, यहाँ तक कि मैक भी, क्योंकि आइवन ने जंगल की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई होती है कि वो किसी मैजिक से कम नहीं लगती। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आइवन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसने जो पेंटिंग बनाई है उसका असली मतलब कोई भी नहीं समझ पाता। तभी जूलिया उस पेंटिंग को ध्यान से देखती है और कुछ नोटिस करती है। फिर वो अपने पिता जॉर्ज के पास जाकर कहती है आइवन की जंगल पेंटिंग का मतलब कुछ और नहीं है, वो और उसके सभी फ्रेंड्स जंगल जाना चाहते हैं। ये सुनकर जॉर्ज भी थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। तब जूलिया कहती है वहाँ एक रिपोर्टर आए हैं, अगर हम उन्हें ये बात बता दें तो शायद वो आइवन और उसके फ्रेंड्स को जंगल पहुंचाने में हेल्प कर सकें। जॉर्ज थोड़ा सोचता है और फिर एक अच्छा फैसला लेते हुए जूलिया से कहता है ठीक है, जाकर उन्हें सब कुछ बता दो। इसके बाद जूलिया जाकर उस रिपोर्टर को सारी बात बता देती है। अगले दिन जब
आइवन और उसके सभी फ्रेंड्स उठते हैं तो उन्हें बाहर से लोगों के जोर जोर से नारे लगाने की आवाजें सुनाई देती हैं। उधर मैक भी न्यूज में देखता है कि वही रिपोर्टर बता रहा है कि आइवन और उसके सभी फ्रेंड्स जंगल जाना चाहते हैं। ये न्यूज देखकर बहुत सारे लोग उस मॉल के बाहर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं जहां सर्कस चल रहा होता है। वे सभी नारे लगाने लगते हैं, आइवन और उसके फ्रेंड्स को आजाद करो, उन्हें जंगल भेजो। ये सब देखकर आइवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जॉर्ज और जूलिया भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, यानी आइवन का प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है। अब उसे और उसके फ्रेंड्स को सर्कस से आजादी मिलने की उम्मीद जग जाती है और सभी को लगता है कि उन्हें जंगल भेज दिया जाएगा। उधर मैक को भी समझ आ जाता है कि अब वो इस सब के बाद सर्कस नहीं चला पाएगा और अगर चलाए भी तो उसे देखने कोई नहीं आएगा। इस तरह एक दिन बीत जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मैक बहुत उदास बैठा होता है क्योंकि सर्कस में रहने वाले सभी एनिमल्स को ले जाने के लिए कुछ डॉक्टर्स वहाँ आ चुके होते हैं। इसे देखकर आइवन और रूबी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि रूबी को अब उसके जैसे दूसरे एलिफेंट्स के झुंड के पास ले जाया जा रहा होता है। उसी समय एक डॉक्टर वहाँ आकर रूबी को बुलाता है। आइवन भी उससे कहता है जाओ, तब रूबी भी डॉक्टर के साथ चली जाती है। इसके बाद जब बॉब आइवन के पास आता है तब आइवन अपनी छोटी बहन की याद में हमेशा अपने पास रखी हुई डॉल बॉब को दे देता है। वो कहता है इसे मेरी याद के तौर पर अपने पास रखना। फिर दोनों कुछ देर तक बहुत इमोशनल होकर बातें करते हैं क्योंकि आज दोनों की आखिरी मुलाकात होती है। उन्हें नहीं पता कि इसके बाद वे कभी दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। तभी बॉब मैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है और डरकर भागने लगता है, लेकिन मैक उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद मैक भी बहुत इमोशनल होकर आइवन को एक फोटो दिखाता है। वो कहता है ये उस दिन की फोटो है जब मैं तुम्हें पहली बार अपने घर लेकर आया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। ये सुनकर आइवन की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी एनिमल लैंग्वेज में ही मैक को थैंक्स कहता है। इसके बाद मैक आइवन को आखिरी बार गुड बाय कहता है। उसी समय डॉक्टर्स आइवन के लिए एक केज लेकर आते हैं। आइवन भी बिना किसी विरोध के सीधे जाकर उसके अंदर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक रूम के अंदर पाता है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी एक डॉक्टर कहता है ये तुम्हारी जगह नहीं है। इतना कहकर वो एक डोर खोल देता है। डोर खुलते ही आइवन का सपना सच हो जाता है। उसके सामने जहाँ भी नजर जाती है वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे और पक्षी दिखाई देते हैं। कई सालों बाद वो फिर से घास पर अपने पैर रखता है और बेहद खुश हो जाता है। वो उस जगह की खूबसूरती का आनंद ही ले रहा होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ वो अकेला नहीं है। उसके आसपास बहुत सारे गोरिल्लाज भी मौजूद हैं। इसके बाद आइवन को एलिफेंट्स की आवाज सुनाई देती है। वो एक पेड़ पर चढ़कर देखता है। तब उसे थोड़ी दूर खड़े एलिफेंट्स के झुंड में रूबी दिखाई देती है। रूबी अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर आइवन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। असल में ये कोई जंगल नहीं बल्कि जंगल के बीच बनाया गया एक बहुत बड़ा और खुला जू होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये मूवी 1962 में सेंट्रल अफ्रीका में जन्मे आइवन नाम के एक असली गोरिल्ला की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिर हमें असली आइवन की फोटो भी दिखाई जाती है। साथ ही आइवन को पालने वाले असली मैक की फैमिली फोटो भी दिखाई जाती है। इसके बाद एक बहुत दुखद बात बताई जाती है। जब आइवन सिर्फ 3 साल का था तब उसे पकड़कर सर्कस में लाया गया था और वहाँ से अगले 27 साल तक वो सर्कस में ही कैद रहा। इसी सर्कस में उसने पेंटिंग करना भी सीखा था। इसके बाद हमें असली आइवान की बनाई हुई रियल पेंटिंग्स भी दिखाई जाती हैं। फिर वो फोटो भी दिखाई जाती है जब लोगों के प्रोटेस्ट के बाद आइवान को पहली बार जू में लाया गया था। इसके बाद सीन फिर से मूवी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आइवान एक जगह बैठा होता है, तभी बॉब भी उसके पास आ जाता है। तब पता चलता है कि जूलिया और जॉर्ज ने बॉब को अडॉप्ट कर लिया है, यानी अब बॉब को भी एक फैमिली मिल गई है। आइवान को खुश देखकर जूलिया और जॉर्ज भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसी समय मैक भी वहाँ आता है। वो भी आइवान को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि इस मूवी को देखते समय आपको कैसा फील हुआ। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, फ्लिक्सर मूवीज।